हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल टू न्यू सेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। आज हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ दी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं बोर की थ्योरी में। हमने दो बेस कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स का क्या कॉन्सेप्ट है एंड आपका क्वांटाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम ज़रा धीरे धीरे करके हमारा जो इमिशन स्पेक्ट्रा वाला पोर्शन था उसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं जो चीज़ सबसे पहले स्टार्टिंग में, दैट इज़ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, आपके लिए रिपीट कर देता हूँ 7009294662। अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन आप इंक्वायरी इस नंबर पर डाल सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं देन आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर की सबसे पहली चीज़ होने वाली है दैट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आपने शायद आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पहली बार सुना होगा। ठीक है, सो कुछ नहीं है, एक बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, मैं एक छोटा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ इसका। ठीक है, ध्यान से मेरी एक चीज़ समझना। ये मान लीजिए आपके सामने क्या है, एक पूरा एटम है। ठीक है, इसके यहाँ पर कहीं सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना, इस एटम के यहाँ पर सेंटर में कहीं न्यूक्लियस होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके सेंटर में, उसके आसपास इस पाथ के अंदर मान लीजिए ये एक ऑर्बिट है। ठीक है, ये एक शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है, मुझे क्या करना है, न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाली जो शेल होगी, मान लीजिए ये आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, ये तीसरी सबसे आउटर मोस्ट है, ऐसा मैंने इमेजिन कर लिया। ठीक है, क्योंकि मैं सर्कल के अंदर सर्कल नहीं रख सकता, अभी मेरे पास कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है टेबल पे। ठीक है, तो आप इमेजिन कर लीजिए थोड़ा सा कि ये जो है सर्कल हिस्सा, ठीक है, पूरा सर्कुलर पाथ जो है ये आखिरी आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, ये एटम की जो है आउटर मोस्ट शेल है। अब इस आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे मिनिमम जितना अमाउंट चाहिए एनर्जी का, दैट इज़ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आप दो टर्म्स पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है और एक होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी इज एनर्जी, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आप क्या करते हो, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या करते हो, उसमें आप आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन डालते हो। तो आयनाइजेशन से निकाला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को रख दिया। क्लियर। अब भाई एक बहुत मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ समझना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, बोहर के हमने वो पढ़ा था अपना, जो हमने कहा था कि घूमते टाइम एनर्जी की जो है कांस्टेंट स्टेट रहती है। ठीक है, जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, टोटल एनर्जी सेम रहेगी जितने टाइम के लिए वो अपनी ही ऑर्बिटल में घूम रहा है। तो सर थोड़ा सा आइडिया लगाओ, अगर मुझे इस ऑर्बिट में से, ठीक है, इस ऑर्बिट में से, इस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। वो बाहर से एनर्जी लेगा और फटाफट क्या करेगा, अपने नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। अब उसके बाद मतलब कहने की बात यह है कि वो बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। ठीक है, बाहर की तरफ आ जाएगा। वही सेम केस जैसे अभी अगर मैं मान लीजिए आपको 7 करोड़ दे दूं, ठीक है, तो आप अपनी पसंद की गाड़ी लोगे ना, जो भी गाड़ी आपके पास है उसको छोड़ के अपनी पसंद की गाड़ी में बैठोगे। वही सेम चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कुछ एनर्जी का वैल्यू है, मैंने और ज़्यादा एनर्जी दे दी उसे तो वो बाहर आ गया। ठीक है, एमिट हो गया। इस एमिशन के लिए जो एनर्जी लगी उसे हम क्या बोलते हैं, आपका आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखते हैं कि इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब देखो एनसीईआरटी की ना बैक एक्सरसाइज अगर आप खोलोगे तो उसमें आपको ना एक क्वेश्चन मिलेगा कि हम गैशियस एटम, ठीक है, आइसोलेटेड गैशियस एटम एंड ग्राउंड स्टेट, इन वर्ड्स की क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में। तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है। देखो जब जब मैं बोल रहा हूँ कि आपका गैशियस एटम है, ठीक है, गैशियस एटम का मतलब कि हमने क्या किया हुआ है, गैशियस आइसोलेटेड एटम इज कि हमने उस एटम को उसके साथ के बाकी एटम से सेपरेट किया हुआ है। ऑलरेडी हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये सबसे आइसोलेट हो रखा है, हमने इनको सेपरेट करने में एडिशनली कोई एनर्जी नहीं लगाई, ये हमने पहली अजम्पशन ली। ठीक है, तो गैशियस आइसोलेटेड एटम का तो ये मतलब हो गया कि आप जिस एटम को स्टडी कर रहे हैं वो बाकी के सभी एटम से आइसोलेट हो रखा है। आइसोलेट माने अलग हो रखा है। ठीक है,
दूसरी चीज़ आई ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बच्चा हमेशा याद रखना, जो ग्राउंड स्टेट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड स्टेट होगी वो मिनिमम एनर्जी लेवल पॉसिबल होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी पहली शेल के अंदर घूम रहा है, ठीक है, तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। उसका जो मिनिमम एनर्जी अलाउ करता है उसको फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने को करता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं कहता हूँ कोई इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड शेल में है, ठीक है, तो उसका मिनिमम एनर्जी सेकेंड शेल वाला होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है क्या है, आपका ग्राउंड स्टेट होती है। तो हमने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है कि वो सबसे आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ठीक है, और वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे है, यानी कि जितना भी अब हमें एनर्जी दिखेगा वो सारा का सारा करेक्ट वैल्यू होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, कोई और एनर्जी बीच में इस वैल्यू को प्लस माइनस नहीं करेगी। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, दैट इज +13.6 जी²। और हाँ, जैसा मैंने बताया था कि ये भी एनर्जी है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनके लेवल पर आकर हम एनर्जी को किस टर्म में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म में देखते हैं, ठीक है। अगेन कन्वर्जन वही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है। अच्छा भाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ आई। अब नाउ द पॉइंट इज कि मैंने आपको स्टार्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्यों कराई, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ज़रूरी थी, ये समझाने के लिए कि अगर मुझे इस ऑर्बिट में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन इससे ऊपर की ऑर्बिट या फिर बाहर निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि अगर मैं अभी आपके बैंक अकाउंट में मान लो मैंने 7 करोड़ रुपए डाल दिए, ठीक है, 7 करोड़ डाल दिए, तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले बंगला चेंज करोगे, ठीक है, अपना घर चेंज करोगे, उसके बाद एक बढ़िया सी गाड़ी लोगे, ठीक है, फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, मतलब आप अपने लेवल से ऊपर सोचोगे, है ना, अपने लेवल से ऊपर सोचोगे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ही मैंने उसको थोड़ा सा एनर्जी दिया वो अपने एनर्जी लेवल से उठ के किसी हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब मेरी नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, मेरी अगली बात ध्यान से सुनना, किसी भी हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं होता, ठीक है, ये भी याद रखो। इलेक्ट्रॉन ज़रूर अपने लोअर एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर गया है, ठीक है, लो एनर्जी लेवल से लोअर शेल से हायर शेल में गया है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल में घूमेगा, ठीक है, हायर शेल में घूमेगा क्योंकि वो उसका शेल नहीं है, ठीक है, वो किसी दूसरे के शेल में घुसा है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर उस ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रह सकता, ठीक है, तो वो ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहेगा, तो एक पॉइंट के बाद वो क्या करेगा, वापस से अपने ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 2 वोल्ट के एनर्जी लेवल पर पड़ा हुआ है। देखो आपकी ऑर्बिट का एनर्जी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर ये पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या किया, मैंने इसको ना बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दे दिए, इसका एनर्जी कितना हो गया, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये ना उस वाले लेवल पे चला गया जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी में चला गया। यहाँ पर ये ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने से हायर एनर्जी लेवल वाली शेल में स्टेबल नहीं रहता, तो वो क्या करेगा, जितना एनर्जी लेकर हायर में गया था उतना ही एनर्जी लेकर वो वापस लोअर में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ग्राउंड स्टेट से निकला, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके ऊपर, ठीक है, वहाँ स्टेबल नहीं रहा, तो क्या हुआ, वही 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी हो वो छोड़ देगा और खुद किस पे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। अब हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है ये जो एनर्जी इसने छोड़ी है, ठीक है, ध्यान से समझना, हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी छोड़ा, जो एनर्जी दिया दैट इज एब्जॉर्प्शन, और जो इसने एनर्जी छोड़ के वापस दी दैट इज एमिशन। क्लियर, बात समझ आई। ये क्या हो गया, आपका पूरा एक प्रोसेस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कराने का एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो एमिट कर देगा, ठीक है, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी एमिट होती है भाई, ये याद रखना, ये जो एनर्जी एमिट हुई ये हमेशा एमिट होती है EM वेव्स की फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी ना क्लास 12th का पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है, जो फिजिक्स पढ़ते हैं जब आप, उसमें एक पार्ट होता है पूरा मॉडर्न फिजिक्स का, तो वहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग थे, पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, अपना EM वेव्स का, वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ोगे। सिर्फ अभी के लिए इतना समझो, जो एमिशन हुई है वो एक वेव की फॉर्म में बाहर निकली है एनर्जी, और वो वेव कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव। क्लियर है? चलिए भाई, फिर हमारे पास ना अब ये जो सारा सिनेरियो हुआ, ठीक है, इसने हमें ना धीरे धीरे करके रिडबर्ग्स इक्वेशन के पास ले गया। रिडबर्ग एक बंदा था जिसने ना इसी फिनोमिना को क्या किया था, ऑब्जर्व किया। ठीक है, रिडबर्ग ने इसी फिनोमिना को ऑब्जर्व किया और हमें एक तरीका बताया कि ये जो आपकी वेव बाहर की तरफ एमिट हो रही है, ठीक है, जो वेव आपकी बाहर की तरफ एमिशन दिखा रही है, ठीक है, वेव निकल रही है, इस वेव की वेवलेंथ बताने का तरीका वो कौन लेकर आया था? वो लेकर आए थे ये रिडबर्ग भाई साहब। ठीक है, इनकी एक इक्वेशन थी बड़ी फेमस, आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए ये इक्वेशन रहेगी। ठीक है, दैट इज वेव नंबर। आपको पता ना, न्यू के ऊपर बार लगती है तो न्यू बार इज वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर को हम 1/λ भी लिखते होते थे, अगर आप थोड़ा वेव्स आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी हैं, ठीक है, तो 1/λ लिखते होते थे इसको। ये वेव नंबर रेसिप्रोकल होता है किसका? वेवलेंथ का। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू योर आर एच इज द रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बताता हूँ ये n1 n2 क्या है। ठीक है, पहले रिडबर्ग्स कांस्टेंट को देखो। रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू क्या रहता है आपका 1.0973 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है। अब बात आती है सर, इसमें सब समझ आया। ठीक है, इसमें सब समझ आ गया। n1 n2 क्या है? मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हायर लेवल है, लोअर लेवल है। इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर निकलते टाइम वेव बाहर छोड़ रहा है ना, एनर्जी बाहर छोड़ रहा है ना, हायर से लोअर आते टाइम। तो अब हायर लेवल जहाँ से इलेक्ट्रॉन गिरा है उसे हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं हमारा n2। ठीक है, क्या बोलेंगे? n2 बोलेंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ठीक है, ऊपर से जो नीचे आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन गिर रहा है उसे हम बोलते हैं n1। ठीक है, तो देखो n1 क्या हो गया? जिसमें आके इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, और n2 क्या है? जिसमें से इलेक्ट्रॉन आके गिर रहा है। क्लियर? चलिए, ये इक्वेशन ठहरी भैया आपके हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का केस जो है दैट इज़ वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1। बट अगर आप जैसे जैसे हायर एटॉमिक नंबर्स की तरफ जाओगे, ठीक है, आगे वाले एटम्स की तरफ जाओगे, तब ये फॉर्मूला के अंदर एक छोटी सी चेंज आती है, दैट इज़ के फॉर्मूला z² के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। z क्या है यहाँ पे? z है यहाँ पर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए और ये हाइड्रोजन एटम के लिए जो आप जनरली यूज़ करोगे वो ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे जिसको भी हाईलाइट किया है। ठीक है, चलिए भाई, अब ये जो मैंने आपको चीज़ बताई, ठीक है, ये जो मैंने आपको चीज़ बताई दैट इज़ द रिडबर्ग्स इक्वेशन। इस रिडबर्ग्स इक्वेशन के बेसिस पे ना हम एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम की चीज़ देखते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन का पूरा ना स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम आप आगे जाके भी डिटेल में पढ़ोगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, हम ना एक स्लिट के ऊपर कुछ लाइंस को इमेजिन करते हैं। ठीक है, कुछ ये जो कि ये लाइंस है ना, ये एनर्जी लेवल्स बताती हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहली उस पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो मेंबर होता है, ठीक है, सबसे पहली सीरीज़ होती है दैट इज़ दी लेमन सीरीज़। ठीक है, हम कितनी सीरीज़ पढ़ेंगे? एक लेमन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखो बाल्मर सीरीज़, फिर एक पैस्टन सीरीज़ आती है, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड, बस। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं लेमन सीरीज़। ठीक है, लेमन सीरीज़ जो होती है बेसिकली वो यूवी वाला पोर्शन जो है रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम गूगल से भी निकाल के देखते हैं तो उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, यूवी वाला जो रीजन होता है, ठीक है, दैट इज़ अल्ट्रा वायलेट, वो क्या होता है? आपका लेमन सीरीज़ का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो n1 क्या था? जिसमें इलेक्ट्रॉन आके गिर रहा है, और n2 क्या है? जिसमें से इलेक्ट्रॉन आके गिर रहा है। ठीक है, तो मतलब किसी भी रिस्पेक्टिव हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन आके किस में गिर रहा है? पहली शेल में गिर रहा है। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल से पहली शेल में आके गिर रहा है। ठीक है, ये क्या बात हो गई? ये होगी आपकी लेमन सीरीज़। ठीक है, ये लेमन सीरीज़ की बात होगी। अब एक चीज़ होती है जिसे हम ना सीरीज़ लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अब सीरीज़ लिमिट ना मैं हर सीरीज़ के लिए अलग अलग बताऊंगा। सीरीज़ लिमिट क्या होता है? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल केसेस में एक शेल यहाँ पे है, एक शेल यहाँ पे है। ठीक है, हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। ठीक है, ये तो था नॉर्मल का केस। अब सीरीज़ लिमिट में क्या करते हैं हम? n1 तो जो है वो सेम ही रखेंगे। ठीक है, मान लो लेमन के लिए n1 का वैल्यू फिक्स्ड है, 1 ही रहता है। ठीक है, तो इसको तो n1 ही रखेंगे, लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से गिराएंगे। ठीक है, यानी कि हम इमेजिन करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी से आके गिर रहा है। ठीक है, तो देखो भाई,
सीरीज लिमिट जब मुझे पूछेंगे, आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द सीरीज लिमिट ऑफ लेमन सीरीज, ठीक है, तो आप तब क्या करोगे, n1 को लिखोगे 1, ठीक है, और n2 को इन्फिनिटी मेंशन कर दो, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो इन्फिनिटी है, ठीक है, वो इन्फिनिट पॉइंट से आ रही है। अच्छा भाई, उसके बाद यहाँ से आपको देखो, इसको जब आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करोगे, ठीक है, ये आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूला में n1 और n2 का वैल्यू पुट करना है, साथ में RH का फॉर्मूला पुट करोगे, ठीक है, यहाँ से आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, ये जो लैम्डा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका वैल्यू मिल जाएगा ना। ये जो लैम्डा का वैल्यू है, हम कैसे पता करेंगे कि इस वेव का एनर्जी क्या है। हमें अगर वेव का जो वेव एमिट हो रही है, ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट करके अगर हमें उस वेव जो एमिट हो रही है उसका वेवलेंथ पता चल गया, तो हम एक दूसरा फॉर्मूला जो कि हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, दैट इज़ EhC/λ, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे क्या पता करने के लिए, एनर्जी ऑफ द एमिटेड वेव। अब देखो कितनी बढ़िया चीज़ है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से गिर रहा है, ठीक है, कहाँ से गिर रहा है और किस में आके गिर रहा है, बस इतना पता होना चाहिए। फिर आप इस निकली हुई वेव का, ठीक है, जो वेव एमिट हुई है, एनर्जी बाहर निकली है, इस वेव का वेवलेंथ भी पता कर सकते हो और उस वेवलेंथ से इसकी एनर्जी भी पता कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हमने बात कर ली हमारी किसकी, लेमन सीरीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसकी सीरीज़ लिमिट के केस में आप देख सकते हो, सीरीज़ लिमिट के केस में हम n2 को इन्फिनिटी मानते हैं और n1 को लेमन में हम 1 मानेंगे, क्लियर। फिर आता है भाई बाल्मर सीरीज़। लेमन पहली होती है, सेकंड होती है बाल्मर सीरीज़, ठीक है। बाल्मर सीरीज़ जो होती है वो आती है स्पेक्ट्रम की विजिबल रीजन में, ठीक है, विजिबल रीजन में। अब ये जो विजिबल रीजन होता है, ठीक है, ये अभी आपके इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ अभी बाल्मर के साथ रहो। लेमन के अंदर, लेमन जो सीरीज़ होती थी उसके अंदर अगर n1 का वैल्यू 1 है तो बाल्मर में उसका क्या वैल्यू होगा, 2 होगा, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से किस में आकर गिर रहा है, सेकेंड शेल में गिर रहा है, ठीक है, सेकेंड एनर्जी लेवल पर आके गिर रहा है। तो किसी हायर शेल से किस में गिरेगा, सेकेंड शेल में आके गिरेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गिरा, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो कौन है, 2, ठीक है, उसका वैल्यू 2 है। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो क्या हो सकता है, 3, 4, 5, ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, जो दो पॉसिबल नहीं है, 2 से ज़्यादा, ठीक है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, सो ऑन, जितने प्रेजेंट है, क्लियर है। चलिए भाई, अब बाल्मर सीरीज़ की सीरीज़ लिमिट की बात करते हैं। तो बाल्मर सीरीज़ की सीरीज़ लिमिट अगर होगी तो उस केस में आप क्या करोगे, n1 को तो रखोगे जी 2, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो तो सेकेंड शेल ही है, ठीक है, लेकिन कहाँ से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अभी आप एनर्जीज के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, दैट इज़ अ डिटेल्ड पॉइंट। आप सिर्फ अभी इन वैल्यूज़ को, ये जो आपको मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक है, आप इनको डायरेक्टली रिडबर्ग्स इक्वेशन में पुट कर करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, कि अगर इस लेवल से इस लेवल में आई तो वेवलेंथ क्या रहेगी, एनर्जी क्या रहेगी वेव की, ठीक है, आप ये सब भी कर सकते हैं, क्लियर। फिर भाई बाल्मर के बाद तीसरी सीरीज़ आती है आपकी पैस्टन सीरीज़, ये वाली, ठीक है। जो पैस्टन सीरीज़ होती है ये IR रीजन यानी कि इंफ्रारेड रीजन में आती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम का एक रीजन होता है इंफ्रारेड, उसमें आएगी। तो देखो भाई, जो पैस्टन सीरीज़ होती है वो क्या होती है, पैस्टन में n1 का वैल्यू होता है 3, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से किस में आके गिरेगा, तीसरी शेल में आके गिरेगा, ठीक है, थर्ड एनर्जी लेवल पर आके गिरेगा। तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, यहाँ से कहाँ से गिरा वो, ठीक है, यहाँ से गिरा और किस में गया, थर्ड एनर्जी लेवल पर आ गया, ठीक है। तो आपका n1 का वैल्यू यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन गिरेगा वो क्या रहेगा 3, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गिरा है, ठीक है, दैट इज़ n2, वो क्या हो सकता है 4, 5, 6, 7, सो ऑन, ठीक है। इसका भी सीरीज लिमिट निकालने का वही तरीका, n1 का वैल्यू क्या रखोगे, n1 का वैल्यू रखोगे 3 और n2 का वैल्यू यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ठीक है। फिर आती है भाई अगली सीरीज आपकी, दैट इज़ द ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट इज़ द फोर्थ सीरीज, ठीक है, हमने लेमन पढ़ी, हमने बाल्मर पढ़ी, हमने पैस्टन पढ़ी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज जो होती है चौथी सीरीज होती है, यानी कि n1 का वैल्यू क्या रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। याद रखना भाई ब्रैकेट जो होता है वो भी IR का ही मेंबर होता है, ठीक है, वो इंफ्रारेड रीजन में ही आती है, ठीक है। जो इसका n1 है दैट इज़ 4, यानी कि किसी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन किस लेवल पर आके गिरेगा, फोर्थ लेवल पर आकर गिरेगा, ठीक है। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन गिर सकता है, हमारे 5वें लेवल, ठीक है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, सो ऑन, ठीक है, जितने प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लियर। इसका भी सीरीज लिमिट वही सेम चीज़, ठीक है, कि
कि आपका इलेक्ट्रॉन किस में गिर रहा है, दैट इज़ द फोर्थ लेवल, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से गिर रहा है, सीरीज लिमिट के टाइम पे इलेक्ट्रॉन गिरता होता है इन्फिनिटी से, तो n2 का वैल्यू हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। फिर आता है हमारा पांचवा सीरीज, ठीक है, फिफ्थ सीरीज, फिफ्थ एंड द लास्ट सीरीज, दैट इज दी पी फंड सीरीज, ठीक है। पी फंड सीरीज पांचवी सीरीज होती है, ठीक है। तो n1 का वैल्यू क्या होगा 5, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ एनर्जी लेवल, ठीक है। हम फिफ्थ शेल के बारे में बात करेंगे, फिफ्थ एनर्जी लेवल के बारे में बात करेंगे। पांचवा एनर्जी लेवल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहीं इससे ऊपर वाली ऑर्बिटल्स में से आया और किस में आके गिरा, ठीक है, फिफ्थ आपके शेल में आके गिरा, ठीक है, फिफ्थ एनर्जी लेवल पे आके गिरा। तो किस में गिर रहा है 5 में, ठीक है। और किस में से गिर रहा है, इससे 5 से ऊपर कौन कौन होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका भी सीरीज लिमिट निकालने का सेम ही तरीका, दैट इज़ के जिसमें इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो उसको 5 रख दो, क्योंकि ये पी फंड सीरीज़ है, पांचवी सीरीज़ है, ठीक है। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसे इन्फिनिटी भर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम वेव पार्टिकल्स के साथ बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।